सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। चलिए आज हम देखिए क्या पढ़ते हैं। पाठ 9, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सबने सुना होगा। ये हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे। इनको जनता का राष्ट्रपति भी कहा जाता है और ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहलाते हैं। पाठ 9, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जनता के राष्ट्रपति कहे जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है। इस पाठ में हम उनकी कहानी उन्हीं के मुख से सुनेंगे। बच्चों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति थे। उनको जनता का राष्ट्रपति भी कहा जाता है और उनकी जीवन की जो कहानी है वो हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बनी हुई है और उस पाठ में हम उनकी कहानी उन्हीं के मुख से सुनेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले इसमें देखी है एक पहेली, उसको पढ़ते हैं। राष्ट्रपति ये थे हमारे मिसाइल मैन कहलाते थे। डॉक्टर नाम के आगे लगता वैज्ञानिक जाने माने थे। तो बच्चों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहते हैं और इनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, ये एक वैज्ञानिक भी थे। चलिए आगे देखते हैं। मैं ये बहुत गर्व के साथ तो नहीं कह सकता कि मेरा जीवन किसी के लिए आदर्श बन सकता है, लेकिन जिस तरह मेरी नियति ने आकार ग्रहण किया उससे किसी गरीब बच्चे को सांत्वना अवश्य मिलेगी, जो किसी छोटी सुविधाहीन सामाजिक स्थिति में जी रहा हो। शायद मेरी कहानी उसे निराशा की भावना से मुक्त करने में सहायक हो। तो बच्चों, डॉक्टर कलाम ने क्या कहा है कि वो बहुत गर्व के साथ नहीं कह सकते कि उनका जीवन किसी के लिए आदर्श यानी कि आइडियल बन सकता है, मगर जिस प्रकार उनका भाग्य ने आकार उनका भाग्य बना, जिस प्रकार उनका जीवन बना, उससे किसी गरीब बच्चे को सांत्वना अवश्य मिलेगी। यानी कि जो गरीब बच्चे होते हैं जिनको कि हर तरह की सुविधाएं नहीं प्राप्त होती हैं, जैसे सुविधाएं आपको रहने खाने पीने की सुविधाएं हैं, स्कूल जाने की सुविधाएं हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको इस तरह की सुविधाएं नहीं प्राप्त है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उनके मन के अंदर निराशा की भावना आ जाती है। तो डॉक्टर कलाम का क्या कहना है कि वो उनको मेरी कहानी से एक प्रेरणा मिलेगी और उनके अंदर जो निराशा की भावना आई हुई है वो हट जाएगी। उससे निराशा की भावना से मुक्त करने में मेरी कहानी सहायक होगी। बच्चों, 15 अक्टूबर 1931 में मेरा जन्म हुआ था तमिलनाडु के रामेश्वरम में। मेरे गांव का नाम था धनुषकोडी। मेरे पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आशिमा था। मेरा पूरा नाम अबुल पाकी जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। मेरे पिता नावें बनाते थे और मछुआरों को किराए पर देते थे। हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे और घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से ही हो पाता था। मेरे पिताजी की लगन, उनके ऊंचे विचारों और उनकी कर्मठता ने मुझे प्रारंभ से ही अत्यधिक प्रभावित किया और अपने व्यक्तित्व में ये गुण मैंने आत्मसात भी किए। बच्चों, डॉक्टर कलाम ने इसमें अपने जन्म के बारे में बताया है कि उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था और कहाँ हुआ था, तमिलनाडु के रामेश्वर के एक गांव धनुषकोडी में, और उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आशिमा था। तो डॉक्टर कलाम का पूरा नाम क्या था, अबुल पाकी जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। और उन्होंने, जैसे कि वो हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि शुरू से बहुत वे अमीर थे या सुविधा वाले समाज में पले हुए थे। उन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया है कि उनके पिता नाव बनाते थे और मछुआरों को किराए पर देते थे और वह एक संयुक्त परिवार यानी कि जिस परिवार में सब लोग चाचा चाची दादा बाबा दादी बाबा सब साथ में रहते हैं और परिवार में एक और अधिक सदस्य रहते हैं, उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। वहाँ पर सबका भोजन एक साथ बनता है। तो उन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया कि उनका घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। मगर उनके पिता में बहुत सारे अच्छे गुण थे, जैसे काम करने की लगन, उनके ऊंचे विचार, जिससे कि डॉक्टर कलाम बहुत अधिक प्रभावित मतलब बहुत अधिक अट्रैक्ट हुए, आकर्षित हुए
और उन्होंने अपने पिता के इन अच्छे गुणों को अपने व्यक्तित्व में भी अपना लिया। आत्मसात करना मतलब अपनाना, और व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी में उन्होंने अपने पिता के अच्छे गुणों को अपने व्यक्तित्व में अपना लिया। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, डॉक्टर कलाम ने अपने पिता के बारे में कुछ बातें बताई, उनके अच्छे गुणों को अपनाया। देखिए उन्होंने अपनी माँ के बारे में क्या कहा है। अपनी माँ के बारे में क्या कहूँ, उनके प्रेम, त्याग और विश्वास ने मुझे सदैव शक्ति दी। उनकी माँ के अंदर बहुत अच्छे गुण थे। वो एक त्यागमयी महिला भी थी, उनके अंदर बहुत प्रेम भरा हुआ था, विश्वास था। उनके इन अच्छे गुणों से डॉक्टर कलाम को बहुत शक्ति मिली, और उनके प्रति अपनी इस भावनाओं को मैंने अपनी एक कविता में पिरो दिया है। जो उनके मन में अपनी माँ के प्रति जो भावनाएं थी, उस भावनाओं को उन्होंने एक कविता के द्वारा व्यक्त किया है। कविता में पिरो दिया है का अर्थ होता है उस पर उन्होंने एक कविता लिखी, जो मेरी पुस्तक विंग्स ऑन फायर के प्रथम पृष्ठ पर ही मुद्रित है। और उनकी वो कविता किसमें लिखी हुई है? उनकी एक पुस्तक है विंग्स ऑन फायर, प्रथम पृष्ठ मतलब उसके पहले पेज पे उनकी ये कविता लिखी हुई है, जिसमें उन्होंने अपनी माँ के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय, आस्था तथा सकारात्मकता, इन तीनों शक्तियों को भलीभांति समझ लेना चाहिए। अगर हमें बच्चों जीवन में सफलता प्राप्त करनी, सफलता यानी कि सक्सेस प्राप्त करनी है, और अपने अनुकूल परिणाम का अर्थ क्या होता है? जैसा रिजल्ट हम चाहते हैं किसी काम का, वैसा रिजल्ट को प्राप्त करना तो अनुकूल परिणाम का तात्पर्य ये होता है, जैसे कि आप कक्षा में प्रथम आना चाहते हो और वो आप प्रथम आ गए, तो वो आपको अपने अनुकूल परिणाम प्राप्त हुआ। तो इसके लिए किन तीन शक्तियों का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो तीन शक्तियाँ क्या हैं? दृढ़ निश्चय, आस्था और सकारात्मकता। दृढ़ निश्चय मतलब जो काम हमें सफलता जिससे प्राप्त करनी है, अनुकूल परिणाम जिसमें चाहिए, तो उसके लिए पक्का निश्चय करना। आस्था मतलब उससे विश्वास रखना। सकारात्मकता मतलब उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखना कि हाँ, हम उस चीज़ में सफल हो जाएंगे, हाँ मुझे ऐसा परिणाम प्राप्त हो जाएगा। उसी सकारात्मकता इन तीनों शक्तियों को भलीभांति समझ लेना चाहिए, तो हम जीवन में सफलता और अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उपर्युक्त पंक्तियां मेरे शिक्षक या दुराई सोलोमन ने मुझसे कही थी। उपर्युक्त पंक्तियों से का अर्थ है ऊपर लिखी हुई पंक्तियां। तो ऊपर लिखी हुई ये पंक्तियां जो हैं डॉक्टर कलाम ने नहीं बल्कि उनके शिक्षक या दुराई सोलोमन ने उनसे कही थी। फिर आगे क्या बता रहे डॉक्टर कलाम? 5 वर्ष की आयु में मैंने पंचायत प्राथमिक विद्यालय रामेश्वरम से अपनी शिक्षा दीक्षा आरंभ की। कई बार ऐसी आर्थिक कठिनाइयां भी सामने आई कि मुझे समाचार पत्र बेचने का भी काम करना पड़ा। डॉक्टर कलाम जब 5 वर्ष की आयु में थे तब उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा आरंभ करी, और कहाँ से करी? पंचायत प्राथमिक विद्यालय रामेश्वरम से आरंभ करी। जैसा कि मैंने बताया था कि उनकी आर्थिक स्थिति शुरू में अच्छी नहीं थी, तो उनको आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इसलिए इन्होंने क्या करा? अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए समाचार पत्र बेचने का काम शुरू करा। इसके लिए बहुत सुबह उठ जाते थे, समाचार पत्र भेजते थे और अपनी पढ़ाई को पूरा करते थे। आगे देखिए, 1958 ईस्वी में मैंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी करी। और स्नातक का अर्थ होता है ग्रेजुएशन। बच्चों 1958 ईस्वी में उन्होंने स्नातक की ग्रेजुएशन करा। किस में करा? स्पेस अंतरिक्ष विज्ञान यानी कि स्पेस साइंस में। और कहाँ से करा? मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी करी। कब करी? 1958 ईस्वी में। मुझे भौतिकी से बहुत प्रेम था और मैं एक पायलट बनना चाहता था और लड़ाकू विमान उड़ाना चाहता था। भौतिकी मतलब उनको फिजिक्स से बहुत प्रेम था। साइंस से बच्चों 3 होते हैं, एक होता है जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और तीसरा होता है रसायन विज्ञान। भौतिकी मतलब फिजिक्स। तो बच्चों उनसे बहुत प्रेम था, उनसे बहुत रुचि थी उस विषय में उसमें, और वो एक पायलट बनना चाहते थे और लड़ाकू विमान उड़ाना चाहते थे। लड़ाकू विमान का अर्थ है जैसे कि फाइटर जेट, फाइटर प्लेन, ये उड़ाना चाहते थे। मैंने उसकी परीक्षा भी पास करी, और इसके लिए उन्होंने उसकी परीक्षा भी पास कर ली थी। परीक्षा तो पास हो गई थी, मगर क्या हुआ था उनके साथ? उसमें सिर्फ 8 व्यक्तियों को ही चुना जाना था जो परीक्षा में बैठे थे। जैसे कि मान लीजिए
800 व्यक्ति परीक्षा में बैठे जाने हैं, मगर उसमें से 800 में से मान लीजिए सिर्फ 10 बच्चों को चुना जाना है, तो परीक्षा भले पास हो जाए मगर चुनाव सिर्फ 10 व्यक्ति का होता है। उसी प्रकार इन्होंने भी ये इसकी परीक्षा प्राप्त कर ली थी, पास कर ली थी, मगर उसमें वो चुने नहीं जा सके। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ 8 व्यक्ति को ही चुनना था और उनका स्थान जो था 9वां था। मगर बच्चों इसमें वो ना चुने जाने से उनमें निराशा नहीं आई, उन्होंने अपनी दिशा बदली। यहीं से मैंने अपनी दिशा बदल ली। दिशा बदल ली मतलब दूसरी लाइन पकड़ ली। जब तक आप अपना 100% योगदान नहीं देते हैं तब तक आप सफल नहीं हो सकते, और आपके द्वारा दिया गया 100% योगदान आपको कभी असफल नहीं होने देगा। देखिए, जीवन में असफलता असफलता के बारे में डॉक्टर कलाम ने क्या कहा है। जब भी आप किसी चीज़ में सफल होना चाहते हैं तो उसमें आप 100% अपनी मेहनत देंगे, तब आप सफल हो पाएंगे। तो अगर आप पूरा योगदान 100% योगदान देंगे, 100% योगदान देंगे, पूरी मेहनत करेंगे, तभी आप सफल होंगे। अगर आपके मगर और नहीं तो आप सफल नहीं हो सकते। और आपके द्वारा मतलब जो आपने उसके लिए 100% 100% उसके लिए मेहनत करी है, तो वो 100% मेहनत आपको कभी असफल भी नहीं होने देगी। चलिए आगे देखते हैं। 1962 ईस्वी में मैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़ा और मैंने परियोजना महानिदेशक का पद संभाला। 1962 ईस्वी में क्या हुआ? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन क्या होता है बच्चों? इसको कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आपने नाम सुना होगा इसरो। उससे ये जुड़े और मैं उसमें क्या कौन सा पद पे जुड़े, कौन सी पोस्ट थी उनकी? प्रोजेक्ट डायरेक्टर की पोस्ट थी उनकी। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपास्त्र SVL तृतीय बनाया और उन्होंने उसमें उस प्रोजेक्ट डायरेक्टर के उसमें उन्होंने भारत का पहला स्वदेशी मतलब भारत का उपग्रह यानी कि सैटेलाइट बनाया, प्रक्षेपास्त्र बनाया SVL तृतीय। तृतीय क्यों? पहले भी इन्होंने इसके लिए बनाया था, SVL बनाया था, मगर उसमें सफलता नहीं मिली थी, तो SVL में उनको सफलता मिली थी। और पृथ्वी और अग्नि जैसे प्रक्षेपास्त्र स्वदेशी तकनीक से बनाए। और इसके अलावा और कौन कौन से प्रक्षेपास्त्र बनाए जिसका नाम पृथ्वी और अग्नि, वो भी इन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। और उन्होंने इसको स्वदेशी तकनीक से मतलब अपने देश की टेक्नोलॉजी से बनाया, विदेशी टेक्नोलॉजी से नहीं बनाया। अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बनवाने का जो स्वप्न मैंने देखा था वह पूर्ण हुआ। जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का अर्थ क्या होता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसका मेंबर सदस्य मतलब उसका मेंबर बनवाने का जो इनका एक सपना था, अपने देश को उसका एक मेंबर बनाने का जो इनका एक सपना था, वह भी उनका पूरा हुआ। पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत ने परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में अपनी जगह बनाई। और भारत ने अन्य राष्ट्रों में अपनी एक जगह बनाई, किसमें? पोखरण परमाणु परीक्षण करके। और भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत की भी एक जगह बनी। ये डॉक्टर कलाम का एक सपना था, अपने देश को सर्वशक्ति संपन्न बनाने का। ये उनका एक सपना था जो वो पूरा हुआ। चलिए आगे देखते हैं। सपने वे नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। बच्चों, इन्होंने सपने के बारे में क्या लिखा है कि बच्चे जैसे आप लोग सोते हो, सोते सोते सपने देखते हो, तो असल में सपने वो नहीं होते। सपने क्या होते हैं? जैसे अभी आप छोटे हो और आपका इच्छा है, आपका एक सपना है बड़े होकर के आप डॉक्टर बनोगे या फिर इंजीनियर बनोगे, ये आपका एक सपना है। वो जो आप सपना अपना पूरा करना चाहते हो, उसकी इच्छा, उसकी ललक, उसके प्रति जो जोश होता है, वो आपकी नींद को उड़ा देता है। तो सपनों का उन्होंने असली अर्थ ही बताया है यहाँ पर। समय के साथ मेरी जिम्मेदारियां बढ़ी। पहले भारतीय रक्षा मंत्रालय में मुझे वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया। फिर वर्ष 2002 में देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे डॉक्टर कलाम की जिम्मेदारियां बढ़ती गई। सबसे पहले उनको भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया। वैज्ञानिक सलाहकार का अर्थ होता है एडवाइज़र।
वो उनको बनाया गया। फिर वर्ष 2002 में देश के 11वें राष्ट्रपति का राष्ट्रपति बनाए गए और उनको इस राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मगर डॉक्टर कलाम जो थे राजनीति में उनको अधिक रुचि नहीं थी, उससे राजनीति में अधिक बनकर वो नहीं रहना चाहते थे। अतः उन्होंने वर्ष 2007 में अपने कार्यकाल के समाप्त होते ही दोबारा राष्ट्रपति ना बनने का निर्णय लिया। यानी कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होते ही उन्होंने दोबारा राष्ट्रपति ना बनने का निर्णय लिया कि राष्ट्रपति वो दोबारा नहीं बनेंगे, क्योंकि उनको राजनीति में ज़्यादा रुचि नहीं थी। मैंने सदैव भारत को विश्व में अग्रणी बनने का सपना देखा था और इसके लिए मैं सदैव दृढ़ प्रतिज्ञ भी रहा। मेरा एक सपना था कि हमारा देश, हमारा भारत विश्व में यानी कि संसार में सबसे आगे रहे। ये सपना पूरा करने के लिए मैं सदैव हमेशा उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहा, उस पर डटा रहा। चलिए अब आगे देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आत्मसम्मान हमेशा आत्मनिर्भरता के साथ जुड़ा होता है। बच्चों, आत्मसम्मान का अर्थ क्या होता है? सेल्फ रेस्पेक्ट। और आत्मनिर्भरता का अर्थ होता है सेल्फ डिपेंड। अगर आप आत्मनिर्भर हैं, किसी और पर निर्भर नहीं हैं अपने आप पर, तो आपका सम्मान हमेशा बना रहता है। मैं भारत को हमेशा आत्मनिर्भर देखने का इच्छुक रहा हूँ। आज हम शक्ति संपन्न हैं तो लोग हमें गीदड़ भभकियाँ देकर डरा नहीं सकते। बच्चों, डॉक्टर कलाम जो थे अपने देश को हमेशा आत्मनिर्भर बने हुए देखना चाहते थे। और आज हम शक्ति संपन्न हैं, आज हम समर्थ हैं, तो आज हमें लोग गीदड़ भभकियाँ झूठ मूठ डरा नहीं सकते हैं। हमारी ठोस उपलब्धियाँ हमारी पहचान है। हमारी ठोस उपलब्धियाँ, जो हमने कई चीज़ों में सफलताएं प्राप्त करी हैं, वो ठोस उपलब्धियाँ हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है। इसलिए जो हमें चाहिए उसके लिए प्रतीक्षा मत करो, संघर्ष करो, क्योंकि प्रतीक्षा करने वालों को तो उतना ही हिस्सा मिलता है जितना हिस्सा संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं कि जो चीज़ हमें चाहिए उसके लिए हम बैठकर इंतज़ार हमें नहीं करना चाहिए, भाग्य का और समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। जो लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं या समय के भरोसे बैठे रहते हैं, तो उन लोगों को उतनी सफलता नहीं मिलती जितनी सफलता संघर्ष करने वालों को मिलती है। अगर आप पढ़ाई में कमज़ोर हो अथवा लोग ऐसा समझते हो तो भी हार ना मानो। यदि आप पढ़ाई में आप पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं या वीक हैं, तो या फिर लोग आपको ऐसा समझते हैं कि तुम बहुत कमज़ोर हो पढ़ने में, तो निराश मत हो। हर तरह से प्रयास करो, तो अपनी पूरी कोशिश करते रहो। यह भी संभव है कि किसी अन्य क्षेत्र में लगने योग्य बेहतरीन दिमाग तुम्हारे पास हो। बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा तभी उसको अच्छा माना जाए। कुछ लोग होते हैं जिनकी रुचि संगीत में होती है, कुछ की कला में होती है, अलग अलग क्षेत्रों में होती है। या कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे आप पढ़ने में अच्छे नहीं, तो अन्य क्षेत्र में आपकी रुचि हो और उसमें आपको इंटरेस्ट हो, तो उस क्षेत्र में लगने के लिए बेहतरीन उससे पढ़ने से अच्छा उसमें आपको लगने में अच्छा दिमाग आपके पास हो। तो ऐसा नहीं है, दिशाएं बहुत सी अलग अलग दिशाएं होती हैं। एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है। बच्चों, अच्छी किताब का क्या होता है? अच्छी किताब हमें अच्छी बातें सिखाती है, अच्छा ज्ञान देती है। जिस प्रकार एक दोस्त हमेशा आपके साथ रहता है और आपके मुसीबतों में साथ देता है और आपको हमेशा अच्छी राह दिखाता है, सही राह दिखाता है, वो तो इसलिए एक किताब भी 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है। एक अच्छी किताब भी यह काम करती है, आपको सही राह दिखाती है और अच्छी बातें सिखाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख रहे हैं बच्चों,
मैं भी आपके लिए, अपनी अगली पीढ़ियों के लिए ऐसी किताबें लिखना चाहता था जो हमेशा आपके लिए प्रेरणादायक बन सके। मैंने इसके लिए प्रयास भी किया और अनेक पुस्तकें लिखी। डॉक्टर कलाम यहाँ पे क्या कहते हैं कि डॉक्टर कलाम ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं और वे चाहते थे कि आप आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं उनके लिए भी पुस्तकें लिखें और ऐसी पुस्तकें जो उनके लिए प्रेरणा बन सके। और इसके लिए उन्होंने प्रयास यानी कि कोशिश और प्रयत्न भी किया और अनेक पुस्तकें भी लिखी, जैसे इंडिया 2020, ए विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी और इग्नाइटेड माइंड्स। इन्होंने और भी बहुत सारी पुस्तक लिखी, जैसे है अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया, विंग्स ऑफ फायर आदि। बच्चों, विंग्स ऑफ फायर का मैंने पहले ही बताया था। इस पुस्तक के पहले पृष्ठ पे यानी कि पहले पेज पे उन्होंने अपनी माँ के प्रति जो भावनाएं थी उस पर एक कविता भी लिखी है। अपने देश भारत में मुझे बहुत मान सम्मान मिला। मुझे भारत रत्न, विभूषण, पद्म भूषण जैसे कई सम्मान प्रदान किए गए। डॉक्टर कलाम ने बताया है कि उनको भारत में बहुत ऑनर मिला, सम्मान मिला और उनको बहुत सारी पद्म भूषण, उनको बहुत सारे पदक मिले, भारत रत्न का पुरस्कार मिला और पद्म विभूषण और पद्म भूषण जैसी कई सम्मान भी उनको प्रदान किए गए। अनेकों विश्वविद्यालयों ने मुझे डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी। तो विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी, कई यूनिवर्सिटीज़ ने उनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी। बच्चों, संगीत में मुझे विशेष रुचि है। मुझे कर्नाटक भक्ति संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर कलाम को संगीत में ही बहुत रुचि थी और उनको वो तमिलनाडु के रहने वाले थे। उनको कर्नाटक भक्ति संगीत उनको बहुत अच्छा लगता था और कभी कभी वेन्नीय वाद्य बजाता हूँ और कभी कभी वो एक वाद्य बजाते थे जिसका नाम वेन्नीय है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। बचपन से ही अपने देश की मिली-जुली संस्कृति से मुझे बहुत प्रेम रहा है। तो जैसे कि आपको पता है हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक संस्कृति के लोग रहते हैं। तो हमारे देश में अनेकता में एकता है। उनको अपने देश की संस्कृति से बहुत प्रेम रहा है। और मैं उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, मैंने गीता का अध्ययन मनन पूरे मनोयोग से किया है। और उनको जैसे किताबों पढ़ने का बहुत शौक था, उन्होंने भगवत गीता को पढ़ा और बहुत ही मनोयोग से, बहुत ही मन से उसका अध्ययन करा, उसको पढ़ा। बच्चों से अपने विचारों का आदान प्रदान करना मुझे सदैव भाता रहा है मतलब अच्छा लगता था। वो बच्चों से उनको बातें करना बहुत अच्छा लगता था। मैं सभी भारतीयों से यही कहना चाहता हूँ कि आत्मविश्वास और कर्मठता हमारी असफलता को जड़ से मिटाने के लिए परमावश्यक औषधियाँ हैं। तो बच्चों, जब हमारे अंदर कोई बीमारी, जब हम बीमार होते हैं तो कोई ना कोई दवा अवश्य लेते हैं। तो औषधि को क्या कहते हैं, दवा। तो उसी प्रकार असफलता जैसी बीमारी को जड़ से हटाने के लिए कौन कौन सी औषधियाँ, कौन कौन सी दवाएं होती है, हमारे अंदर का आत्मविश्वास और हमारी कर्मठता जो है वो असफलता जैसी बीमारी को जड़ से हटा सकती है। जय हिंद। डॉक्टर कलाम का फिर उन्होंने जय हिंद करते हुए अपनी बात को ख़त्म करा है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। एक सूर्यास्त। सूर्यास्त का मतलब क्या अर्थ होता है, जैसे सब सूरज डूबता है तो उनको, डॉक्टर कलाम को एक सूर्य की भांति बताया गया है। और उनकी मृत्यु के बारे में देखिए क्या कहा गया है। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन हो गया। निधन मतलब मृत्यु हो गई। उस समय वह भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में एक व्याख्यान दे रहे थे। व्याख्यान का अर्थ होता है भाषण दे रहे थे। इस कर्मयोगी की मृत्यु भी काम करते ही हुई। कर्मयोगी जो हमेशा कर्म में लगा रहता है, तो ये नहीं है कि उनकी मृत्यु आराम करती है, उस टाइम भी वो कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। वो शिलांग में भाषण दे रहे थे और उनकी मृत्यु भी काम करते ही हुए हुई। वे लगभग 84 वर्ष के थे। इस तरह इस महान मिसाइल मैन और लोकप्रिय राष्ट्रपति की जीवन कथा समाप्त हो गई। बच्चों, आज आपने डॉक्टर कलाम के बारे में बहुत सी बातें सुनी, पढ़ी और उसको समझा और आशा करती हूँ उनकी
कहानी आपके जीवन में भी एक प्रेरणा लेकर के आएगी। धन्यवाद।